Hello दोस्तों, welcome to Tryst with Law. We all made a tryst with law sometime in our lives and that's why we are here. दोस्तों, the case for the day is Srimati Shantabai versus State of Bombay. It's a 1958 judgment by Supreme Court. Facts are very simple. इसमें petitioner के husband ने एक deed execute किया in favor of petitioner, by virtue of which she could enter upon some land, cut trees and take them away. The exact clause हम बाद में देखेंगे जब while analyzing the case. तो अब हुआ ये कि ये हुई थी 1950 से पहले. अब 1950 में मध्य प्रदेश ने एक एक्ट पास किया, अबॉलिशन ऑफ प्रोप्रिएटरशिप. उसमें ये कहा था कि ऑल द प्रोप्रिएटरशिप लैंड शैल वेस्ट इन द स्टेट. तो वो ज़मींदारी अबॉलिशन वाले सब लॉज थे. तो अब इसमें रूल गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया कि शी कैन नॉट एंटर अपॉन द लैंड, क्योंकि अब ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो गई है. तो शी वेंट इन अपील, और उसमें कहा, ये अपील में ये हेल्ड हुआ कि द एक्ट अप्लाइड टू ट्रांसफर्स मेड आफ्टर अ पर्टिकुलर डेट. और चूंकि उसका ट्रांसफ़र उससे पहले हो चुका था, तो दैट ट्रांसफ़र वाज नॉट गवर्न्ड बाय द एक्ट. अब इसके बाद पिटिशनर ने परमिशन मांगी एंटर करने की, एंड शी एक्चुअली एंटर्ड एंड कट एंड रिमूव द ट्रीज. तो इस पर अब एक्शन लिया गया. तो देन शी हैज़ फाइल्ड अ रिट अंडर आर्टिकल 32 एंड अप्रोच सुप्रीम कोर्ट. क्वेश्चन ये है कि क्यों वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकती है अंडर आर्टिकल 32. तो दोस्तों, आर्टिकल 32 में वो इसलिए आ सकती है बिकॉज दोज डेज देयर वाज अ फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी, एंड एज वी नो आर्टिकल 32 में अगर कोई आपकी फंडामेंटल राइट वायलेट हो रही है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो. नाउ कमिंग टू द इंस्टेंट केस, तो अब इसमें उसका कंटेंशन यही है कि हमारी फंडामेंटल राइट है प्रॉपर्टी की, और इसको इन्होंने वायलेट किया हुआ है. तो दोस्तों, सबसे पहले हमें 2-3 चीज़ें देखनी होंगी इसमें. पहले तो फंडामेंटल राइट जो प्रॉपर्टी की थी वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की थी. तो यहाँ पर जो उसे ट्रांसफ़र हुआ वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है या नहीं. दूसरी, उसको डिसाइड करने के लिए यहाँ पे ये देखना होगा कि इसमें कि ये क्या है एक्चुअली, क्या ये लीज़ है या लाइसेंस है या सिर्फ कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स ट्रांसफ़र हुई हैं. एक्चुअली ट्रांसफ़र क्या हुआ है, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन दैट हमारा जजमेंट डिफ़र करेगा. तो दोस्तों, ऑल्दो यहाँ पे डॉक्यूमेंट में कई बार वर्ड लीज यूज़ हुआ है, बट द सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड टाइम एंड अगेन कि आप किस नाम से डॉक्यूमेंट को रेफर करते हो या क्या वर्ड यूज़ करते हो, दैट विल नॉट डिसाइड द नेचर ऑफ द डॉक्यूमेंट. हमें विल हैव टू एनालाइज द डॉक्यूमेंट और हम उसके बाद देखेंगे. तो कोर्ट ये कहता है कि हेंस वील हैव टू गो थ्रू द डॉक्यूमेंट, कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट. तो उसे क्लॉजेज एनालाइज होते हैं. तो दोस्तों, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज 7 है, जो एक बार देख लेते हैं. तो क्लॉज 7 सेज द प्रोप्रिएटरशिप ऑफ द स्टेट एंड योर सेल्फ, सिंस दे आर को रिलेटेड, तो यू आर मैनेजिंग द सेम एंड देयर फॉर द लीज इट सेल्फ, एंड कंसर्निंग इट यू शुड कंडक्ट योर सेल्फ ओनली एज लीज होल्डर एक्सप्लिसिटली. ये कहा गया यू शुड कंडक्ट योर सेल्फ ओनली एज लीज होल्डर, एंड ओनली इन द एब्सेंस ऑफ द मालिक यू शुड लुक आफ्टर द स्टेट एज अ मालिक. तो इवन इन द एब्सेंस ऑफ द मालिक यू शुड लुक आफ्टर द स्टेट एज अ मालिक. बस ये लुक आफ्टर की राइट दी गई है. और उसके बाद एंड ओनली टू दैट एक्सटेंट यू शुड होल्ड चार्ज एज सच. तो अब दोस्तों, इसके बाद कोर्ट इसको एनालाइज करके ये कहता है कि आपको क्या दिया गया, आपको बस सर्टेन राइट्स दी गई हैं कि आप मालिक की तरह बिहेव कर सकते हो किन सिचुएशन में. आपको कोई प्रोप्रिएटरशिप या कोई इंटरेस्ट इन लैंड ट्रांसफ़र नहीं हुआ है. एंड देन कोर्ट क्लॉज 5 पढ़ता है, जहाँ पे लिखा गया है ओनली द लीज ऑफ द फॉरेस्ट वुड्स इज गिवन टू यू. तो कोर्ट ये कहता है कि अच्छा दोस्तों, लीज में जनरली क्या होता है, सपोज एक हाउस मुझे लीज आउट हुआ है, तो मैं उस हाउस में रह सकता हूँ, इंजॉय कर सकता हूँ. बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ओनली द लीज ऑफ द फॉरेस्ट वुड्स इज गिवन टू यू. तो आपको फॉरेस्ट की जो लकड़ियाँ वही दी गई हैं, वो लैंड आपको लीज आउट नहीं हुई है. तो कोर्ट से यहाँ पे बस आपको एक तरीके से जो फॉरेस्ट के वुड्स है वो दी गई हैं, लीज ये नहीं हुए. दिस इज नॉट अ लीज. तो आफ्टर एनालाइजिंग द डीड डॉक्यूमेंट, द कोर्ट सेज कि यहाँ पे आपको यू आर गिवन द राइट ओनली टू एंटर अपॉन द लैंड एंड टेक बेनिफिट्स ऑफ इट. तो कोर्ट ये कहता है कि, और ये हमने तो छोटा भाई जेठ भाई पटेल वाले केस में देखा हुआ है, इनफैक्ट आनंदा बेहरा केस, उसमें ये देखा हुआ है कि दिस व्हेन यू आर गिवन दिस यू आर नॉट ट्रांसफर्ड द प्रॉपर्टी, व्हाट यू आर ट्रांसफर्ड इज ओनली द राइट टू टेक बेनिफिट फ्रॉम द लैंड. तो दैट इज, अब वो इंग्लिश लॉ में उसको प्रॉफिट ऑफ पेंद्रे कहते हैं. सो इट्स नॉट अ लीज बट इट्स ओनली अ प्रॉफिट ऑफ पेंद्रे, बिकॉज इन लीज एज वी डिस्कस्ड यू हैव द राइट टू एंजॉय द लैंड, बट हियर यू हैव द राइट टू ओनली यू एंटर द लैंड ओनली टू टेक अवे सम बेनिफिट्स फ्रॉम इट. और कुछ आप नहीं कर सकते हैं, वो प्रॉफिट अपेंद्रे होगा. तो कोर्ट सेज कि यू हैव प्रॉफिट अपेंद्रे, क्योंकि इंग्लिश लॉ इंडियन लॉ इस मामले में सेम है.
एंड आफ्टर दैट कोर्ट सेज कि आर्टिकल 32 में मेंटेन करने के लिए आपको ये एक फंडामेंटल राइट होना चाहिए। तो हमें ये हम ये अब देख लें कि अगर ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्चुअल राइट है तो ये फंडामेंटल राइट तो होगा नहीं। तो इसके लिए दोस्तों कोर्ट ने आनंदा बेहरा केस का प्रेसिडेंट यूज़ किया। उसमें ये कहा गया था कि जब आपको सिर्फ किसी गुड्स का राइट है बेस्ड ऑन सम कॉन्ट्रैक्ट तो दैट इज़ योर पर्सनल राइट, और उसमें कोई स्टेट नहीं इन्वॉल्व है तो कोई वहाँ पे आपको फंडामेंट, अगर स्टेट सपोज, एक पहली बात तो वो आपकी प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उन दोनों के बीच में स्टेट का कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं, और अगर स्टेट का कुछ रोल है भी तो उसमें कोई फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं हो रही है। देयरफॉर आर्टिकल 32 इज़ नॉट मेंटेनेबल। तो द सम एंड सब्सटेंसेस कि यहाँ पे अगर सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट सिंप्लिसिटर से आपके कोई राइट फ्लो हो रहे हैं तो उस केस में आपका फंडामेंटल राइट कोई वायलेट नहीं हो रहा है। तो लेकिन अब दूसरी बात इसमें यह आती है कि अगर सपोज ये राइट आपका ये जैसे इसमें पिटिशनर ये भी आर्ग्यू किया कि हमारा लाइसेंस या राइट आ रहा है या एक ग्रांट से आ रहा है, जो उस डीड था इट वाज अ लाइसेंस और इट वाज अ ग्रांट, तो कोर्ट ये कहता है कि हमें तब ये देखना पड़ेगा कि यहाँ जो ट्रांसफ़र हुआ है वो मूवेबल प्रॉपर्टी हुई है या इमूवेबल प्रॉपर्टी हुई है, एंड दैट इज द मेन इशू ऑफ दिस केस। तो कोर्ट ने आनंदा बेहरा केस का प्रेसिडेंट लेकर अब ये कहा ही था, एंड कोर्ट री एम्फसाइजेज कि इफ़ यू हैव द राइट टू ओनली एंटर अपॉन द लैंड एंड टेक अवे प्रोड्यूस फ्रॉम इट, तो दैट इज दैट यू हैव व्हाट यू हैव बीन ट्रांसफर्ड बाय द डेड इज राइट टू टेक अवे बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम द लैंड। तो अब इशू ये होता है कि बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ द लैंड अगर ट्रांसफ़र होता है तो वो क्या वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है या मूवेबल प्रॉपर्टी। तो दिस इज ऑन विच द डिसीजन हिंजेज। तो कोर्ट ये कहता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी डजंट डिफाइन, टीपीए डजंट डिफाइन इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो हम फॉल करेंगे अपने जनरल एक्ट्स पे, लाइक जनरल क्लॉजेज एक्ट या इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो सेक्शन 3 सबसेक्शन 26 ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट वो इमूवेबल प्रॉपर्टी डिफाइन करता है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 ऑफ इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट डिफाइन करता है। एंड बाई बोथ ऑफ देम क्या होता है, तो थिंग्स विच आर अटैच टू दी अर्थ और विच आर कनेक्टेड टू थिंग्स विच आर अटैच टू दी अर्थ और बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, ये सब इमूवेबल प्रॉपर्टी होंगे। टीपीए में बस एक्सेप्शन दी हुई हैं कि स्टैंडिंग क्रॉप्स, टिम्बर, ये सब इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होंगे। तो देयरफॉर, और चूंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन नहीं दी हुई टीपीए में तो जनरल डेफिनेशन लागू हो जाएगी। तो इसका मतलब ट्रीज आर अटैच टू दी अर्थ, तो ट्रीज विल बी इमूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन टिम्बर एक्सेप्शन क्रिएटेड है टीपीए में ही टिम्बर के लिए। तो ट्रीज विच आर नॉट टिम्बर आर इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो अब देखना यह है कि इस डीड में क्या ट्रांसफ़र हुए हैं। तो कोर्ट ये कहता है कि अब हमें ट्रीज और टिम्बर के डिफरेंस देखना होगा। तो बाय डिक्शनरी एप्लीकेशन, ये दोस्तों हमने एक्सटर्नल एड्स टू इंटरप्रिटेशन में पढ़ा हुआ है कि डिक्शनरी का यूज़ किया जा सकता है। तो टिम्बर वो ट्री होते हैं जो कि विच आर रेडी फॉर बीइंग कट एंड यूज्ड। तो अब कोर्ट ये कहता है कि जो टिम्बर वो ट्री हैं जो कि लैंड से सस्टेनेंस नहीं डिराइव कर रहे हैं, मतलब सिंस उनका ग्रोथ ऑलरेडी पूरा हो चुका है तो उनको बहुत सस्टेनेंस नहीं लेना, जितना वो लेंगे उतना वो थ्रू डिके एंड थ्रू द प्रोसेस डिजेनरेशन लौटा दे रहे हैं। तो नेट सस्टेनेंस वो नेग्लिजिबल ले रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इस केस में क्या ट्रांसफ़र हुआ था, जो ये अपना जो डीड है उसमें क्या सिर्फ ट्री ट्रांसफ़र हुई थी, सिर्फ टिम्बर ट्रांसफ़र हुए थे या क्या हुए थे। तो कोर्ट रिफर्स टू मुल्लाज ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, और उसमें ये लिखा हुआ था कि इफ देयर इज अ सेल ऑफ ट्रीज, और वो उस सेल का हम जो बेनिफिट लेंगे वो बाद में लेंगे, तो इस दैट ट्रीज विल बी रेडी फॉर कटिंग आफ्टर सम टाइम, तो उतनी देर तक तो वो सस्टेनेंस ले रहे हैं सॉइल से, तो दैट इज द ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन अगर हमें तुरंत काटना है तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र है। तो कोर्ट इस केस में कहता है कि इस केस में तो आपको 12 साल तक के लिए दिए हुए थे ये जो लैंड, और 12 साल तक आप बेनिफिट ये ले सकते थे। उसमें साफ साफ कहा था कि अगर ट्री का गर्थ इस पर्टिकुलर डायमेंशन से कम है तो आप उसको काट नहीं सकते हैं। इसका मतलब आपको उसे मेंटेन रखना है। और कुछ ट्रीज छोटे थे, कुछ ट्रीज बड़े थे, तो जिन ट्रीज को आप इंस्टेंटली काट सकते थे वो तो टिम्बर में आ जाएंगे, बिकॉज देन यू कैन दे आर रेडी फॉर बीइंग यूज्ड इन द इंडस्ट्री एज वुड। लेकिन जिनको आपको मेंटेन रखना है 12 साल तक या कुछ भी साल तक, 5-6 जितने भी साल तक, उतने साल तक दे आर डिराइविंग सस्टेनेंस फ्रॉम द सॉइल, फ्रॉम द लैंड, दे आर टेकिंग बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ द लैंड, तो इसलिए दैट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इस केस में चूंकि दोनों मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई और इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई है,
तो इस केस में आपको रजिस्ट्री और इसकी वैल्यू थी, इट्स ग्रेट, इट वाज 26,000। तो हमारे सेक्शन 54 ऑफ TPM ये लिखा हुआ है कि जब भी इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो हुज वैल्यू इज मोर देन ₹100 तो इट नीड्स टू बी रजिस्टर्ड। तो कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे इसको रजिस्टर करना चाहिए था और वो रजिस्टर चूँकि नहीं है तो देयर इज नो वैलिड ट्रांसफ़र। तो दोस्तों ये था हमारा केस श्रीमती शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए केस के साथ। टिल देन लेट्स कंटिन्यू विथ आवर ट्रस्ट विथ लॉ। बाय बाय।